एवरीबॉडी, आज हम डीएसएसबी का टीजीटी नेचुरल साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो फीमेल्स का हुआ था 27/9/21 को। इसमें सब्जेक्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे और बाकी लास्ट में जो पेडागोजी है वो आप लोग खुद से कर लेना, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज इज़ कॉल्ड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑडिबल रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सोनिक रीजन, ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं। और जिस तरह लाइट स्पेक्ट्रम में हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है विजिबल रीजन, और इससे नीचे का जो इससे कम की जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम इंफ्रा बोलते हैं, और हायर फ्रीक्वेंसी को हम अल्ट्रा में कंसीडर करते हैं। उसी तरह जब साउंड वेव की बात की जाएगी तो उसमें सोनिक से नीचे जो होगा वो होगा इंफ्रासोनिक, और सोनिक से हायर फ्रीक्वेंसी का जो होगा वो होगा अल्ट्रा और अल्ट्रा सुपर और हाइपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, द वेव विद द फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज। तो सोनिक से नीचे की कौन होगी, इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जहाँ पे हमारी तीनों फिंगर्स यूज़ करते हैं, थंब, पॉइंटर और मिडिल फिंगर। तो वो हमें क्या क्या देती हैं, फील्ड, करंट और फ्लक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अ राइफल हैविंग अ मास ऑफ 8 kg फायर्स अ बुलेट एट ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। इफ द राइफल रिकॉइल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। तो कुछ आपको आइडिया लग रहा हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल या P1 इज इक्वल टू P2, सिंपली हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे P1 हम कंसिडर करते हैं किसको, राइफल को, और P2 किसे हम लेते हैं, बुलेट को, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू यूनिट का ध्यान रखना है और 1 सेकंड में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए यूनिट हमेशा कैसे सिलेक्ट करनी है, ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट करनी है। जैसे ऑप्शन यहाँ पे किस में दे के रखा हुआ है, ग्राम में दे के रखा है, तो हम कौन सी यूनिट सिलेक्ट करेंगे, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS नहीं यूज़ करेंगे, और FPS जनरली हमारे न्यूमेरिकल्स में देता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी यूनिट में सारा कन्वर्जन करेंगे, CGS में। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मोमेंटम ऑफ राइफल मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना, P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। राइफल का मास कितना है हमारे पास, 8 kg, इसका मतलब कि ग्राम में लेंगे तो 8000 ग्राम। और वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 1.5। दूसरी तरफ मास ऑफ बुलेट जो कि हमें कैलकुलेट करना है, सिंपली m, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास मास कितना आ जाएगा, 8000 इंटू 1.5 अपॉन 300, और ये आएगा 40 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आता है। आपने देखा होगा कि जो स्मॉल लो कैलिबर के जो फायर आर्म्स होते हैं, जैसे कि .22, जिसको फायर आर्म्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है। फायर आर्म्स सिंपली आप ये समझ लीजिए जो असला होता है, हथियार होता है, पिस्टल वगैरह उसमें। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मान लीजिए एक .22 की पिस्टल है, ठीक है, और एक .32 की पिस्टल है, ठीक है। उस तरह अगर एक 50 कैलिबर की पिस्टल है कि 50 कैलिबर का एक वेपन है, तो आप देखिए इनमें क्या होता है, .22 की जो वेपन होता है बहुत हल्का होता है, ठीक है, हार्डली 1.5 to 1 इसी रेंज में आता है। .32 थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन कभी ध्यान दिया 50 कैलिबर की राइफ़ल कितनी ज़्यादा भारी होती है। ये भारी इसीलिए होती है क्योंकि जब ये 50 कैलिबर की है, ऑब्वियस सी बात है कैलिबर इसका बहुत ज़्यादा है। हालांकि इतना ज़्यादा होने के पीछे क्या लॉजिक है, तो
उसका सिंपल सा लॉजिक यही है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है जब आप बुलेट फायर करते हो, पी राइफल इज इक्वल टू पी बुलेट, इसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हैवी वेपन्स होते हैं, जैसे हैवी वेपन्स जैसे 50 कैलिबर राइफल ले लीजिए, या सिंपली आप आर्टिलरी गन ले लीजिए। आर्टिलरी गन तो पता होगा ना, तोप टैंक जिसे बोलते हैं। तो सिंपली क्या होता है, उसका मास कितना ज़्यादा होता है। उसका मास क्यों ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि देखिए जो आप एम्यूनिशन डालेंगे उसका वेट आप बहुत ज़्यादा तो कर नहीं सकते हो, 50 kg, 100 kg, 500 kg मैक्स टू मैक्स लेके जा सकते हो। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, 400 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और उसके साथ में जो आपका वेपन होगा, जो यहाँ पे मैंने राइफल लिख रखा है, बुलेट का तो आपको मिल गया, 500 इंटू 500 करोगे, वैल्यू कितनी ज़्यादा बहुत बड़ी निकल के आएगी, ठीक है, 25 ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अगर आप राइफ़ल की बात करोगे तो राइफ़ल में आपके पास दो कंपोनेंट है, एक इसका मास है और दूसरा इसकी वेलोसिटी है। सोच के देखो, क्या आप इसमें इस इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए क्या आप वेलोसिटी को बढ़ा सकते हो? बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो चलाने वाला इंसान जाएगा कहाँ, वो तो उड़ जाएगा फिर हवा में। मतलब चलाना किसी पर्पज़ से था और कोई पर्पज़ पूरा हो रहा है, मतलब चलाने वाला खुद ही मर जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए मास को बढ़ाते हो। तो जितना ज़्यादा कैलिबर बढ़ता है वेपन्स में, मोमेंटम को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करने के लिए हम उस वेपन का मास उतना ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे एक पिस्टल का वेट ले लीजिए, एक 50 कैलिबर राइफ़ल का वेट ले लीजिए और एक आर्टिलरी गन का वेट ले लीजिए। यही रीज़न होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो करना होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इक्वेशन इक्वेट नहीं होगी, और इक्वेशन इक्वेट नहीं होगी तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। और वेलोसिटी बढ़ाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, एकदम अनसेफ है। हालांकि फिर भी कुछ ना कुछ रिकॉइल आता है, ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती है, मगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखा, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखा कि रियल लाइफ में क्यों यूज़ होता है ये। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ वी हैंग अ बार मैग्नेट विद ए स्ट्रिंग, इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। क्योंकि जब से ये क्लास 6-7 से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तब से क्या पता है हमें, सिंपली कहाँ जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना, आप लोग को समझाने जैसा नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर। फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, बस यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू IT, ठीक है। कितना चार्ज यूज़ करेगा, तो वो अमाउंट ऑफ करंट। तो सिंपली क्या है, इसमें हमें देखना है कितना करंट यूज़ हो रहा है और कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। करंट आप क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको, फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, ठीक है। 1 आवर का फोर्थ पार्ट मतलब एक रोटी का चौथा हिस्सा। तो अगर पूरा आवर 60 मिनट है तो इसका एक पार्ट कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है 15 मिनट। और टाइम हमेशा हम किस में कंसीडर करते हैं, सेकंड में कंसीडर करते हैं। तो 15 इंटू 60, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 900 कूलम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 900 कूलम। चलिए यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर लेस इन लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। बिल्कुल सही बात है, लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होते हैं, सॉलिड्स में ज़्यादा होते हैं, और गैसेज में सबसे कम होते हैं। द शेप ऑफ लिक्विड कैन ईजीली बी चेंज्ड। तो लिक्विड के शेप की बात कर रहा है, तो लिक्विड का शेप ऑब्वियस सी बात है बहुत ईजीली चेंज कर सकते हो। एक ग्लास में पानी रखो, ग्लास का जो भी शेप होगा पानी का वही शेप होगा। उसे एक बलून में भर दो,
बलून का शेप ले लेगा, एक बकेट में डाल दो बकेट का शेप ले लेगा। तो मतलब शेप तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड वन इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज। ये बिल्कुल गलत है कि आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, गिवन मास ऑफ लिक्विड ईजिली भी चेंज कर सकते हो बहुत कम केसेस में। कुछ ऐसे हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बहुत इजीली चेंज नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पे आता है वो स्टेट का फैक्टर आता है। अगर हम चेंज करने भी जाएंगे तो जनरली क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड से वो या तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोलना कि गिवन मास ऑफ लिक्विड का अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ये बात सही नहीं है। तो इसीलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, 2 और 4, ऑप्शन बी। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रिंसिपल हैज़ हैव बीन अप्लाइड टू फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज टू रेज हैवी लोड्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कोई सेंस नहीं है। सेंस इन द सेंस अगर हम बात करें तो एक्शन रिएक्शन होता तो है वहाँ पे, बट ये उसका प्रिंसिपल नहीं है कि जिसके बेसिस पे हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट डेवलप की है, बनाई गई है, जिसके बेसिस पे। दूसरा है बोथ पास्कल एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पास्कल तो काम करेगा, आर्किमिडीज नहीं काम करेगा। आर्किमिडीज क्या है पता ही होगा आपको, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो फुल्ली या हाफ सबमर्ज्ड है किसी भी लिक्विड में, जनरली पानी की बात करते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाला जो बायंट फोर्स है वो उतना ही होगा जितना ये पानी डिस्प्लेस करेगा उस पानी के अमाउंट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, पास्कल्स लॉ। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, दैट इज पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ डेफिनेशन में दे रखा है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ अ वायर, बिल्कुल सही है। एसी करंट जो तारों में आता है हमारे घर तक, वो हमेशा उसके ऊपर जो वायर होती है, जो एल्युमिनियम वायर होती है, उस वायर के हमेशा सरफेस पे ट्रेवल करता है वो, और इसीलिए वहाँ से काफ़ी सारा जो करंट होता है वो लॉस भी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ वायर। दूसरा है डीसी ऑफ सेम वोल्टेज एज एसी इज मोर डेंजरस बिकॉज इन डीसी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डज नॉट चेंज। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको 250 वोल्ट का एसी शॉक लगे और 250 वोल्ट का डीसी शॉक लगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 250 एसी से अगर आप बच गए हो या आपको सीवियरिटी हुई है इन कंपैरिजन टू डीसी, 250 वोल्ट डीसी केस में आपकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत से भी ज़्यादा, मतलब अगर आप एसी से कंपेयर करोगे तो बहुत से भी ज़्यादा। और उसका सिंपल सा यही फंडा है, यही लॉजिक है, क्योंकि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अपर हाफ लोअर हाफ साइकिल नहीं बनती है, सीधा ट्रैवल करता है वो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज दैट यूजेस एसी। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज दैट यूजेस एसी। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो एसी मोटर होती है, एसी मोटर जो एसी मोटर होती है वो हमेशा डीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन है एसी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेंटर्स टू हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स एट वेरी हाई वोल्टेज। ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे बिजली बनती है, कोई पावर प्लांट है या कोई डैम वगैरह है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ से हम क्या बनाते हैं, वहाँ से एसी करंट बनाते हैं। ठीक है,
और एसी करंट को ट्रैवल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी वही जो पीछे हमने देखा था ऑप्शन में, वायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे घरों तक किसके थ्रू आती है, ये वायर्स के थ्रू। तो जैसा मैंने बताया था पिछले ऑप्शन में, पिछले क्वेश्चन में भी, कि ये एसी करंट जो होता है ये हमेशा वायर के सरफेस पे फ्लो करता है। मैक्सिमम करंट जो होता है वो सरफेस पे फ्लो करता है। ठीक है, और इसी की वजह से इसका काफ़ी सारा लॉस होता है, स्किन इफेक्ट जिसे बोलते हैं। तो इसी लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, पावर प्लांट से जब घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, घर तक इनफैक्ट बोलना गलत है, घर से पहले हमारा जो ट्रांसफार्मर रखा होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ तक जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पावर प्लांट से निकल के सबसे पहले इसे स्टेप अप किया जाता है। इसके वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, 11,000 इस फिगर में इसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, वो इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि हाई वोल्टेज से हम ज़्यादा करंट को मिनिमम लॉस के साथ काफ़ी दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा सकें, जिससे क्या हो, एफिशिएंसी बढ़ जाए। एसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इसकी सप्लाई के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज़ करना पड़ता है और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इनकरेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.5 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.5 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। सिंपली सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे और एक स्टेप का ये क्या है, न्यूमेरिकल है। हमसे पूछा क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, मतलब कि ये पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दी हुई है और स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है, 250, न्यू निकालना है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5। क्वेश्चन में ध्यान रखना, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। स्पीड दी है आपको मीटर पर सेकंड में, वेवलेंथ दी हुई है आपको सेंटीमीटर में। ये देखिए वेवलेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, और स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सिंपली आपको जो सेंटीमीटर वाली यूनिट है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, स्पीड है आपकी 250 और वेवलेंथ है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। इसी को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻⁻2 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 250 10⁻2 अपॉन 5.5। ठीक है, क्या आ जाएगा, 50,000 हर्ट्ज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 लाइन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पहला है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट इज एट रेस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट इज एट रेस्ट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, बोथ 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन अगर कन्फ्यूज़न आपको होती है तो इस तरह से देखिए, अगर एक पार्टिकल है या सपोज एक स्पेसशिप है, ठीक है, एक स्पेसशिप है, ये चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, उड़ रहा है, कुछ भी कह लो। तो ये उड़ कब रहा है, जब आप इसे कहाँ खड़े होकर देख रहे हो, अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हो। ये आपका है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसे हम POR बोलते हैं, या सिंपली आप कह लीजिए कि आप व्यूअर हैं, आप यहाँ खड़े, तब आप इसे देख रहे हैं और आपके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इसकी स्पीड समझ लीजिए Mach 5 है, Mach 5 की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, साथ में एक और स्पेसशिप है, ठीक है, उसकी भी स्पीड कितनी है, Mach 5, और इसके ऊपर आप बैठे हुए हो। स्पेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा स्पेस एम्प्टी है, वैक्यूम, नल एंड वॉइड, कुछ भी नहीं है, कोई एक सिंगल प्लैनेट, कुछ भी नहीं है। आप सपोज कर लीजिए आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या उस टाइम आपको ये मोशन में दिखाई देगा कि ये मोशन में है, ये चल रहा है, ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको कुछ दिखाई देगा? इन दोनों की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है। तो क्या इस टाइम आपको इसकी मोशन के बारे में कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप देखने वाले व्यूअर
और जिसको देख रहे हो आप ऑब्जेक्ट, वो दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कुछ भी है ही नहीं, इसीलिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसका एग्जांपल, एक और जनरल एग्जांपल बताता हूँ आपको, हालांकि वो इतना रिलेवेंट नहीं है मगर फिर भी आप समझ सकते हो। सपोज़ आप सहारा तो नहीं, सपोज़ आप थार डेजर्ट गए हो घूमने, ठीक है, थार डेजर्ट आप घूमने गए हो, आपने 2 थार गाड़ियाँ बुक की, एक गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक है, एक गाड़ी आपके फैमिली का एक और कोई मेंबर चला रहा है। अगर सपोज़ दोनों गाड़ियाँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और जैसा कि मैंने बोला किस में हो आप, थार डेजर्ट में हो, बहुत बड़ा डेजर्ट है, दूर दूर तक देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो क्या आपको जनरली, अगर आप सिर्फ गाड़ी को देखो, ज़मीन को मत देखो, तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप मोशन में हो? नहीं, आपको स्टेशनरी लगेगा। आप इजीली कार ए से कार बी में आप इजीली देख सकते हो कि वहाँ अंदर कौन कौन बैठा है, बहुत क्लियरली आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बोथ 1 and 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ वेरी थिन फाइबर मेड अप ऑफ, इसका आंसर है ग्लास और प्लास्टिक। कॉपर का ऑप्टिकल फाइबर कभी नहीं होता है, क्योंकि कॉपर के अंदर लाइट ट्रेवल नहीं करेगी। क्या नहीं ट्रेवल करेगी? लाइट नहीं करेगी। साउंड भले कर सकता है लेकिन लाइट कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास और कॉपर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये पता होगा आपको, बहुत हाई ग्रेड का जो प्लास्टिक होता है, हाई ग्रेड मतलब बहुत एकदम क्लियर प्लास्टिक जो होता है अच्छे ग्रेड का, उसे यूज़ करते हैं। और बहुत पतली पतली इसकी बहुत पतली पतली सी वायर्स बनाई जाती हैं, ठीक है, बहुत पतली पतली सी वायर्स बनाई जाती हैं। उसके बाद इसी वायर के अंदर लाइट ट्रेवल करवाई जाती है, ठीक है, लाइट यूज़ करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये काम करता है TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट आप डालते हैं, इसके एक सरफेस पे आके लाइट टकराएगी, एक एज पे, एज तो नहीं बोल सकते इसे, मतलब जो इसका सर्कमफेरेंस होता है, सर्कुलर शेप होता है इसका, लाइट आप डालेंगे, यहाँ लाइट टकराएगी, टकरा के वापस लौट आएगी। क्यों? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होता है, ठीक है। मिरज फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, डेजर्ट में गर्मी के दिनों में होता है। यह डेजर्ट तो छोड़ दीजिए, नॉर्मली सड़कों पे आप चल के देखिए, जब अच्छी खासी धूप हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने सड़क पे पानी पड़ा हुआ है या सड़क पिघली हुई सी दिखाई देती है, ठीक है। वो क्या है, TIR का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी तरह से इसमें भी ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A ग्लास और B C प्लास्टिक। और जनरली इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं। ग्लास यूज़ होता है लेकिन बहुत रेयर, बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ग्लास यूज़ होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो डिस्टेंस तो हो ही रहा है और इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। फॉर एन इंस्टेंस अगर आप लेंगे, इंस्टेंटेनियस अगर लेंगे, तो क्या आप दोबारा यहीं पे आ रहे हो? नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, सर्कुलर पाथ की बात नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो नहीं सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही बात, क्या ये पाथ कर्व था? तो इनिशियल फाइनल के बीच में कोई शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगी? नहीं मिलने वाली है, पाथ स्ट्रेट था बिल्कुल, ठीक है। इनिशियल आप लोगे और फॉरेन इंस्टेंट जब भी आप कंसीडर करोगे तो वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज, स्पीड की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली डायमेंशन पूछा हुआ तो क्या होगा, मास नॉट LT इनवर्स, या सिंपली ये देख लीजिए, मास नॉट L/T, ये T क्या है, LT इनवर्स। LT इनवर्स कौन सा है, ऑप्शन A, 13 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड
बारोमीटर या बैरोमीटर। तो ये तो सिंपली डाटाबेस क्वेश्चन है। टॉरिस ली सर ने 1644 में इसे डिस्कवर किया था। क्यों यूज़ होता है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने में यूज़ होता है। ठीक है, बैरोमीटर कहाँ यूज़ होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा से एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच टाइम विल टेक अ 4 किलोवाट इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड जान ही रहे हो क्या है आप लोग? ठंडियों में वो जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं रॉड। वैसे अब तो बहुत कम यूज़ होती है, सबके घर में ऑलमोस्ट गीज़र लगा होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक इमर्शन रॉड है और पानी है हमारे पास। कितना पानी है? 1 लीटर पानी है। पानी का टेम्परेचर इनिशियली 30 डिग्री है। इसे हमें गर्म करना है, और कहाँ तक कितना गर्म करना है कि इसका टेम्परेचर हो जाए 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि उसमें टाइम कितना कंज्यूम होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम पूछा है। रॉड की पावर कितनी है? 4 किलोवाट। पानी कितना है? 1 लीटर। और टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दे रखी है। अलग से आपको कैलकुलेट मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे याद रखिए ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। स्पेसिफिक हीट जब आप लिखते हैं पानी की, तो ध्यान से देखना इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे केजी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? हम जो भी पानी कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन में, उस पानी का मास हमें किस में लेना है? केजी में लेना है। ठीक है, और 1 लीटर पानी का मास कितना होगा? 1 लीटर पानी का मास कितना होगा? 1 किलो, 1 किलोग्राम, 1 केजी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ डेल्टा टी, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल कितना है? 60, इनिशियल कितना है? 30 डिग्री आपके पास क्या है? डेल्टा टी है। कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। इज इक्वल टू पी टी होता है मास, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर अप इंटू टाइम। टाइम कैलकुलेट करना था। पावर कितनी दी हुई है यहाँ पे रॉड की? 4 किलोवाट। जो 4 किलोवाट है उसको वाट में चेंज कर लेंगे, 10⁻3। सिंपली आपका सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा? सेकेंड्स में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द कर्वेचर ऑफ अ लेंस ऑफ एन आई इज ऑल्टर्ड बाय। सिंपल सा आंसर है सिलियरी मसल्स, और कुछ है नहीं। रेटिना कोई मतलब नहीं है, पीछे है जहाँ इमेज बनती है, इसे स्क्रीन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। दूसरा है कॉर्निया, जो आपकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर है आई बॉल की। और उसके बाद है विट्रस ह्यूमर। तो सिंपली आंसर क्या है आपका? सिलियरी मसल्स। यही आपके आपका जो आँख का लेंस होता है हमारा, उसका जो कर्वेचर होता है उसको चेंज करता है ये। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय अ स्मूथ सरफेस। जब स्मूथ सरफेस बोल रहा है तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कंसीडर करेंगे? मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही है, पहला ही लॉ है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट कोप्लेनर। बिल्कुल गलत है, कोप्लेनर ही होना पड़ेगा, वरना वो रिफ्लेक्शन माना ही नहीं जाएगा। और थर्ड है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एन इंसिडेंस आर कोप्लेनर। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर हो जाएगा ए। ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सन रेडिएट्स अबाउट डैश जूल एनर्जी एवरी सेकेंड। डाटाबेस क्वेश्चन है, रट लीजिए। 3.92 10⁻26 में भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। मीडियम का क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर, मतलब मीडियम से एयर में लाइट जा रही है। सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है?
μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। की वैल्यू क्या है म्यू और साइन थीटा सी जो हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या हमें देके रखा हुआ है 1 और साइन थीटा इसकी वैल्यू पूछी है थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू 1 बाय साइन इनवर्स 1 बाय साइन म्यू। इसी को आप और किस तरह लिख सकते हो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन म्यू। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1 बाय एफ, तो सिंपली 1 बाय एम मीटर इनवर्स ऑप्शन डी। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या हो गया मीटर इनवर्स। उसके बाद चलिए देखते हैं डिसिप्लिन 2 में किस तरह क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक 75% ऑफ अ बायोगैस। मीथेन, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, रट लीजिए, एक्सप्लेनेशन वाला इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, बाकी एक बार ये चार्ट देख लीजिएगा आप, मीथेन, CO2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बायोफ्यूल। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स, बिल्कुल सही है। दूसरा है इट कैन बी मेड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स हाई इन शुगर और स्टार्च कंटेंट आर ग्रोन एंड देन फर्मेंटेड विद ईस्ट टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा डी, नाइदर 1 और 2। क्योंकि जो लेफ्ट ओवर ऑयल होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जो ऑयल यूज़ होता है लार्ज अमाउंट में कुछ फ्राई करने के लिए, वो तेल जब बच जाता है तो उस तेल को क्या करते हैं बहुत सस्ते दाम पे बेच देते हैं। ठीक है, और उस तेल को ले जाके यूज़ करके उससे बायोडीज़ल बनाते हैं और साथ में एक बाई प्रोडक्ट मिलता है जिससे क्या क्या बनती है सोप बनती है। और केमिस्ट्री में आपने केमिस्ट्री लैब में 11th या 12th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो था हाई स्टार्च कंटेंट वाला, वो तो सिंपली आपको पता ही है कि जिन भी चीज़ों में स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है, स्टार्च या शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उनसे हम क्या करते हैं ईस्ट डाल के क्या करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं और यहाँ से क्या मिलता है हमें इथेनॉल मिलता है। ठीक है, जितनी ब्रूवरीज हैं वो सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। वो ऐसा सबस्ट्रेट यूज़ करती हैं जो मोलेसेस, हम सुनते हैं कि जितनी भी ब्रूवरीज हैं वो सारी किससे बनी होती हैं, ऑलमोस्ट मोलेसेस से बनी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मोलेसेस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दे आर हाई शुगर और हाई स्टार्च कंटेंट, इसीलिए दोनों ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, बिल्कुल सही है। लिक्विड्स का डिफ्यूज़न सॉलिड्स से जल्दी होगा। समझने के लिए इस तरह समझ लो, 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। ठीक है, एक बॉटल के अंदर आपने कंचे भर दिए, ग्लास मार्बल्स कंचे खेले हैं ना बचपन में, और एक बॉटल के अंदर आपने सिंपली पानी भर दिया। दोनों बॉटल को उल्टा करोगे जल्दी कौन सी खाली होगी, ऑब्वियसली पानी वाली खाली होगी। क्यों, उसका डिफ्यूज़न बहुत फास्ट है। कंचे वाली बॉटल लेट में खाली होगी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। LPG सिलेंडर आप यूज़ करते हैं, 14-15 किलो गैस भरी होती है, अगर उसको कंप्रेस करके ही भरा जाता है। अगर वो अपने नेचुरल स्टेट में रहे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम उसका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए उससे बहुत ज़्यादा हमें एरिया चाहिए फिर, तो इसीलिए गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 24, इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट डैश आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। कार्बन 12 की बात हो रही है, जिसको हम डेफिनेशन वगैरह में यूज़ करते रहते हैं हमेशा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25,
द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ पावर, हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है, रट लीजिए जिसको नहीं पता है। उसके बाद है, अच्छा कमेंट में एक और चीज़ बताना, ये तो हो गया हॉर्स पावर, एच पी इज इक्वल टू 746 वॉट। एक होता है बी एच पी, बिग हॉर्स पावर, ये कितना वॉट होता है ये ज़रा सर्च करके बताना कोई। ये ऐसे बी एच पी कंसिडर क्यों करते हैं, ऐसा क्या, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हॉर्स पावर से इसे बिग हॉर्स पावर बोलना पड़ा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटमिसिटी। एटॉमिक वेट होगा नहीं, एटॉमिक मास होगा नहीं, एटॉमिक नंबर होगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्या होगा, एटमिसिटी। जैसे हम बात करते हैं H2O की, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी, 3 एटम्स हैं इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, फॉर जनरेटिंग विंड एनर्जी द विंड स्पीड शुड बी हायर देन टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू, डाटाबेस क्वेश्चन है, कैल्शियम तक। 11वीं-12वीं की केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखा होगा कि कैल्शियम के बाद जितने भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। सिंपली इसमें है, पहला है, इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय डेंसिटी, गलत है। इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ये सही है, यही ऑप्शन है, यही आंसर है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन, ये 51 देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है और 237 कर दिया इसे, 273.15 केल्विन, इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा क्या होता है, एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ गैसेज अंडर लो टेम्परेचर, गलत है, लो टेम्परेचर नहीं होगा। एक्सट्रीमली स्टेबल, स्टेबल तो होता ही नहीं है, गलत है। एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, इम्पॉसिबल है। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज, बिल्कुल सही, यही एग्जांपल है और ये सीधे सीधे डेफिनेशन है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस बिकॉज, फर्स्ट वन इज इट इज स्टोर्ड अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर टू सॉलिडिफाई इट, नहीं, एक्सट्रीम लो प्रेशर में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये सही है। ओनली 2, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन जो पहला बोल रहा है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर की अगर आप बात करोगे तो मतलब कि पहले यहाँ पे जब एक्सट्रीम लग गया है तो नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं हो रही है, और आप एक्सट्रीम लो प्रेशर हमेशा कैसे मेंटेन करके रखोगे, एक्सट्रीम लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रेशर इतना कम होगा, और ये चीज़ इतनी मतलब इतना इकोनॉमिक नहीं है। और आपने जनरली देखा होगा ड्राई आइस का हम डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़ देखते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेंडर्स जो होते हैं वो आइसक्रीम बेचते रहते हैं, उस आइसक्रीम के ऊपर कभी देखना जिस ट्रे में उनकी आइसक्रीम होती है उसके ऊपर उन्होंने ऐसा बर्फ़ जैसा कुछ रखा होता है, वो बर्फ़ नहीं होती है, वो एक्चुअली ड्राई आइस होती है, ठीक है, या सिंपली आप ये बोलिए सॉलिडिफाइड CO2 होती है। अब डाउट दिमाग में ये आता है कि वो आइस क्यों नहीं यूज़ कर सकते, आइस और सस्ती पड़ती है, ड्राई CO2 क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है, आइस सस्ती तो है मगर उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आइस पिघलने के बाद सबसे पहले क्या बनेगी, पानी बनेगी, ठीक है, वाटर बनेगी, और उसके बाद अगर टेम्परेचर मिला उसे तो वो वेपराइज होगा, मतलब वाटर वेपर बनेगा, तब वो उड़ेगा। लेकिन जो CO2 है, जो ड्राई CO2 है जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, ये सिंपली क्या होगा, सॉलिड स्टेट से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, तो यहाँ पे आपको लिक्विड स्टेट नहीं मिलेगा। इससे आपका 2 फ़ायदा होगा, एक तो आपकी ठंडक बनी रहेगी, वो आइसक्रीम जो होती है उनकी ट्रे उसमें ये पूरा डाल के रखते हैं,
आइसक्रीम ठंडी रहती है। बेचने के बाद क्या होता है उनके पास, कुछ भी पानी नहीं बचता है, ठीक है, जिससे वो मैसी नहीं होता है, इसलिए सॉलिड ड्राई CO2 यूज़ की जाती है। तो आप देखिए जब वो ट्रे में लेके घूम रहे होते हैं तो कुछ देर तक तो रहता ही है, 10-5 मिनट तो वो ड्राई CO2 रहती है उनके पास। तो क्या उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए उन्हें एक्सट्रीम लो प्रेशर वो करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, वो तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। AC का जो कैबिन होता है उसके अंदर लेके घूम रहे होते हैं और डायरेक्टली उसे आइसक्रीम कूल करते हैं, बेचते हैं, और फिर फाइनली ये क्या होता है, गैस बन के हवा में उड़ जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड से गैस डायरेक्ट जाने को? ये होता है सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर हम ये बोलें कि गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड बन रहा है, पहले तो ये सोच के देखिए कि होता कहाँ है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता कहाँ पे है, ठीक है। तो ये होता है, बिल्कुल होता है नेचर में। पहले तो बता दूँ इसे बोलते क्या, इसे बोलते हैं हम होर फ्रोस्ट, ठीक है। और ये होता कहाँ है, जो पानी जो इवेपोरेट होता है सन से, ये पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद एकदम से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इतना ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर तो नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ऊपर जाने के बाद में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो जो वाटर वेपर यहाँ से जाता है स्टीम बन के तालाब वगैरह से, ओशन वगैरह से, वो वहाँ जाके सीधे क्या बन जाता है, आइस फ्लेक्स बन जाते हैं ये, ठीक है, बर्फ़ बन जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्लेन्स होते हैं, आप में से ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग प्लेन में ट्रैवल कर चुके होंगे, तो आपने देखा होगा कि पायलट जो होता है वो बादल को हमेशा अवॉइड करता है। वो क्या बोलते हैं कि बादल है, मौसम ख़राब है, टर्बुलेंस के चांसेस हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर वो बादल में डायरेक्ट घुस जाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर कोई एक बहुत बड़ा चंक हो इसका आइस फ्लेक का, जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है विंडशील्ड क्रैक हो जाए, या हो सकता है और कोई दिक्कत हो जाए, इसीलिए वो इन बादलों को अवॉइड करते हैं। और अगर ऐसा ना हो, अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड ना बने, गैस से पहले लिक्विड आए, लिक्विड के बाद वो सॉलिड बने, मतलब आइस बने, तो क्या होगा, फिर तो हवा में ऊपर लिक्विड बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। गैस से लिक्विड बनेगा सीधे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 32 का, फर्स्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। रट लीजिए, एंथ्रेसाइट की सबसे ज़्यादा होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, और उसके बाद लास्ट में आता है लिग्नाइट, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ होता है, एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है ये यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ सोच के देखना एक बार। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। ये यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में इसे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, एक तो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब 1 किलो आप एंथ्रेसाइट जलाइए और 1 किलो लिग्नाइट जलाइए 1 किलो एंथ्रेसाइट आपको बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करके देगा। दूसरा, स्मोक फ्री कोल बोलते हैं इसे, स्मोक फ्री, ऐश फ्री, ठीक है। राख भी कम बनती है, धुआं भी कम बनता है, मतलब बहुत कम से कम बनता है, इसीलिए इसे कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न। सिंपल सी इक्वेशन है, H2 + O2 क्या बनता है, H2O बनेगा, पानी बनेगा, प्लस साथ में हीट लिबरेट होगी, ठीक है, 2H2 + 2H2O, यही है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर वेपर बनेगा। और साथ में, अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी शायद आगे क्वेश्चन आने वाला है 34। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड्स। एक बार हिंदी में बोल दूं, ऑप्शंस जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से कौन अपने आप को अपने ओरिजिनल फॉर्म में, शेप में मेंटेन रख पाएगा जब आप बाहर से कोई फोर्स लगाओगे। एरोसॉल्स नहीं, थोड़ी देर तक, मतलब थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन उसके बाद ये भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। गैसेस बिल्कुल नहीं, लिक्विड्स बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या है, सॉलिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
पहला है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, बिल्कुल सही है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये गलत है। फोर्थ है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स। सबको पता है कौन सी कंट्री है, डेनमार्क है। इंडिया, जर्मनी, फ्रांस है नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, फर्स्ट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, बिल्कुल सही है। The negative and positive charges are not always equal in magnitude, so the atom as a whole is not always electrically neutral. तो ये पॉइंट गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। डाटाबेस क्वेश्चन है, रट लीजिए। 37 नैनोमीटर होता है, ये रेडियाई है। डाया कितना है, 74 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिसिटी, गलत है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 डिसिप्लिन थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी। पोटेशियम क्लोरेट ध्यान आ रहा है किसी को, पोटेशियम क्लोरेट कहाँ यूज़ होता है, एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बाउंड टुगेदर बाय ग्लू। डिटर्जेंट में होगा नहीं, पोटेशियम क्लोराइड एक्सप्लोजिव है, बता दूं ना पता हो तो। एक्सप्लोजिव है, साबुन में होगा नहीं, कैंडल्स में होगा नहीं, कहाँ है, मैचस्टिक हेड्स में। एक बार ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना, बहुत अच्छा दे के रखा हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर आयरन, H2O, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करनी है, सिंपली 3 इसे कर लो, 3 आयरन दे के रखा है, सिंपली ये कट गया, और उसके बाद में ऑक्सीजन 4, 4H2O, ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, 42 का ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बुझा हुआ चूना। मतलब जो लोग यूपी से हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं, उन्होंने तो सुन रखा होगा बुझा हुआ चूना, या और जिन्होंने नहीं सुना है वो जान लो ये क्या होता है। आपने देखा होगा एक कभी पान वाले को कभी चूना बनाते हुए देखा है, क्या करता है वो, एक ऐसे पत्थर जैसा होता है, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम ये क्या करता है, इसको उठा के इसके पास जो मटका होता है, पानी भर के रखता है इसमें, इसी मटके में डाल देता है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना। और यही वो पान वगैरह पे घिस के हमें खिलाता है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, और पानी में डालने के बाद क्या बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, बहुत विगरस अमाउंट में एनर्जी निकलती है इसमें, कभी छू के देखना वो मटका गरम गरम हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर while the specific epithet starts with a capital letter। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, पहला ही गलत है बिल्कुल, ये होता ही नहीं है। फर्स्ट वर्ड जो होगा, जैसे मैंगीफेरा, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल से होगा। ठीक है, और जो इसका स्पीसीज होगा, स्पेसिफिक एपिथेट जिसकी हम बात करते हैं, उसको जब हम लिखते हैं हमेशा उसको हम स्मॉल से लिखते हैं। तो पहले ऑप्शन गलत है, 44 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, एसिटिक एसिड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, डाटाबेस क्वेश्चन है, 290 केल्विन है, रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर। कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं। 47, अल्कली इज ए बेस विच इज हाईली रिएक्टिव।
अल्कली इज ए बेस, हाईली रिएक्टिव नहीं, सॉल्युबल इन वाटर यस। 47 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल फ्रॉम हीविया ब्रासिलियंसिस, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है? ये नेचुरल रबर ट्री का नाम है, ठीक है। तो क्या मिलता है इसे? हमें नेचुरल रबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी की बात हो रही है, थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, अब तो बहुत कम यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये सिल्वर मत लगा के आना, क्योंकि वो सिल्वर कोटेड मिठाइयाँ खाते हैं ना, तो जनरली बच्चे का एग्ज़ाम में दिमाग क्या बोलता है कि सिल्वर यूज़ करते हैं तो सिल्वर ही होगा। इसका आंसर सिल्वर नहीं है। मोस्ट डक्टाइल भी गोल्ड है, और मोस्ट मैलिएबल की बात करेंगे, मतलब डक्टाइल का मतलब तो पहले समझ लो, बहुत पतली पतली तारों में इसको हम बना सकते हैं। कॉपर, प्लेटिनम के बारे में तो सोचना ही मत पतली तार बनाने के बारे में। बचता है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर की तार जब आप बनाओगे तो सिल्वर से ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है गोल्ड के अंदर। इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। आपके घर में मम्मी वगैरह का देखना, जो वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी वो जो पहनते हैं, उसमें देखना गोल्ड की बहुत फाइन वायर्स का आपको वर्क देखने को मिलेगा, लेकिन सिल्वर की कभी उतनी फाइन वायर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसका रीज़न सिंपल से यही है, गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर उसको एक पतली तार में कन्वर्ट करोगे तो वो स्टेबल होता है, मतलब वो जल्दी टूटेगा नहीं उसे मोड़ने पे। और सिल्वर जो होता है वो अगर उतना सेम, अगर मान लीजिए 10 mm तो बहुत ज़्यादा होगा, अगर 1 mm की अगर आपने गोल्ड की तार और सिल्वर की तार बनाई AgAu, तो ये जो गोल्ड वाली है ना, ये टूटेगी नहीं मोड़ने पे, इससे आप डिज़ाइंस बना सकते हो। लेकिन जो सिल्वर वाली है ना, इसे जैसे ही मोड़ने चलोगे तुरंत टूट जाएगी। और दूसरा जो है, तो डक्टाइल का मतलब हो गया कि उसे पतली पतली वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और मेलिएबल का मतलब होता है बहुत पतली पतली शीट्स में। तो जो मेलिएबिलिटी की बात आएगी, वहाँ पे गोल्ड जो फॉइल होती है, वो गोल्ड फॉइल अगर सेम प्रेशर आप अप्लाई करोगे, प्रेशर छोड़िए, अगर आप सिंपली 1 ग्राम गोल्ड और 1 ग्राम सिल्वर को अगर शीट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करोगे, तो जो 1 ग्राम गोल्ड की जो शीट बनेगी वो ज़्यादा वो होगी, मतलब उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, और वो ज़्यादा बड़ी शीट बनेगी सिल्वर वाले कंपैरिजन में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड इज ट्रू। आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिल्कुल सही है। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कभी नहीं करेंगे, आयंस फ्री ही नहीं होते हैं, आयंस फ्री नहीं होते हैं। या तो एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे, और या तो अपने मोल्टेन स्टेट में करेंगे, सॉलिड स्टेट में कभी नहीं करेंगे। अन्य कंपाउंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड नेवर ब्रेक इजीली, नहीं, बिल्कुल गलत है। बहुत ब्रिटल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। अन्य कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, केरोसिन एंड पेट्रोल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कभी सॉल्युबल होंगे ही नहीं, क्योंकि पोलर चीज़ नॉन पोलर में कभी घुल ही नहीं सकती है। पोलर चीज़ को हमेशा घुलने के लिए पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, पानी ही चाहिए। पानी कैसा है? पोलर। केरोसिन, पेट्रोल कैसे हैं? ऑर्गेनिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बिल्कुल हीट निकलती है इसीलिए गैस को जलाया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, बिल्कुल। वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट, हाँ बिल्कुल। अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व्स इन वाटर, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और ये क्यों नहीं है? अगर आपको ये चीज़ अगर स्ट्राइक ना करे एग्जाम में कि अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, वैसे केमिस्ट्री लैब में 11th क्लास में किया होगा CBSE वालों ने, बहुत बेसिक स्टेप है सॉल्ट एनालिसिस में, नहीं किया है कोई बात नहीं। ऑप्शन डी को देखना है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, ये पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? रेस्पिरेशन का मतलब, पहली बात तो कुछ लोगों को ये लगता है रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, वो रेस्पिरेशन नहीं होता, वो ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को यूज़ करके आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहे होते हो, वो होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमेशा हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। हीट
बाहर से लेता है ये। जब टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड डालते हैं और पानी डालते हैं और उसे शेक करते हैं, ठंडा हो जाता है वो पूरा टेस्ट ट्यूब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? जियोथर्मल एनर्जी, बिल्कुल नहीं। सोलर, बिल्कुल नहीं। नेचुरल गैसेस, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। क्या बोल रहा है? सिंगल बॉन्ड मतलब सेचुरेशन की बात कर रहा है। बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड। हाँ, ऑप्शन भी वही है, सेचुरेशन की बात कर रहा है। मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और बाकी जो इसकी वैलेंसी बचती है वो किससे फुलफिल करवा दी जाती है? हाइड्रोजन से। ठीक है, एक कैटेगरी इसी से मिलता जुलता है, सेचुरेटेड। एक सेकेंड, सेचुरेटेड, नॉन सेचुरेटेड और ट्रांस, ये 3 क्लासेस हैं फैट की। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना सबसे अच्छा फैट कौन सा होता है, सेचुरेटेड, नॉन सेचुरेटेड और ट्रांस, और क्यों होता है वो तो चलो मत बताना, बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन बस इतना बताना कि इन तीनों में सबसे अच्छा फैट कौन सा होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ए है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, बिल्कुल सही है। एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, बिल्कुल सही है। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद द मेटल द सॉल्ट फॉर्म्स हैज अ नेगेटिव आयन कंपोज्ड ऑफ द मेटल, बिल्कुल सही है। और एसिडिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH, नहीं ये एसिडिक नहीं, ये बेसिक नेचर बताता है। OH आयंस की वजह से हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से क्या होता है? बेसिक नेचर डेवलप होता है, एसिडिक नेचर नहीं। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, एसिड प्लस मेटल देता है सॉल्ट और साथ में क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है HCl प्लस सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्रूक्स ग्लास? इसे बोलते हैं फ्लिंट ग्लास या ऑप्टिकल ग्लास। ठीक है, ये क्या होता है? सीरियम ऑक्साइड होता है। क्यों यूज़ करते हैं इसको? इसको हम यूज़ करते हैं, जो चश्मे आप लोग पहनते हैं इसमें जो ग्लास यूज़ होता है वो सीरियम ऑक्साइड का बना होता है। और उसे क्यों यूज़ करते हैं? ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है इसको बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है ये। सीरियम कहाँ किस ग्रुप का मेंबर है देखना जरा पीरियोडिक टेबल में, लैंथेनाइड्स का है ये। ठीक है, तो सीरियम ऑक्साइड ग्लास को हम क्या बोलते हैं? क्रूक्स ग्लास बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 59 है, द डैश एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल रिएक्टिविटी। अगर आउटर शेल कंप्लीट है, जैसे कि इनर्ट गैसेस की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्यों रिएक्शन नहीं शो करते हैं? क्योंकि उनका जो आउटर शेल होता है वो पूरा पूरा कंप्लीट होता है, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, इस कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद आते हैं डिसिप्लिन 4 में। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ग्लिसरॉल नहीं होगा, बेंजीन वोलेटाइल होता है, मीथेन होता है, टॉलिन होता है। सारे आपने लैब में टच करके रखे हुए हैं, न किसी ने नहीं किया है तो समझ लो। बाकी 3 ऑप्शंस को छोड़ दो, ग्लिसरॉल देख लो। ग्लिसरीन लगाते हो घर में, ये वही ग्लिसरॉल है। ठीक है, इसे हम एक और नाम जानते हैं, शुगर अल्कोहल्स बोलते हैं इसे हम। शुगर या शुगर वट एवर यू कॉल इट, शुगर अल्कोहल्स की कैटेगरी होती है ये। ठीक है, ये बिल्कुल वोलेटाइल नहीं होते हैं। वोलेटाइल का मतलब तो पता ही होगा ना कि हाथ पे रखा और हाथ की हीट को यूज़ करके उड़ गया, कहीं गिर गया तो उस अपने सराउंडिंग की हीट को यूज़ करता है और वेपराइज हो जाता है। ये होता है वोलेटाइल नेचर। ठंडा ठंडा लगता है हाथ पे, इथेनॉल वगैरह डालते हो कोरोना टाइम में, वो लगा रहे थे ना हम लोग हैंड सैनिटाइज़र, वो क्यों ठंडा लगता था? क्योंकि वो क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, इथेनॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। रिफ्लेक्शन होगा नहीं, लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम जाना है, रिफ्लेक्शन पता ही है।
पावर का कोई सेंस ही नहीं है, तो ये क्या है, एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 63, विंग्स ऑफ bat are skin folds stretched mainly between elongated fingers, but the wings of birds are a feathery covering all along the arm. The design of the two wings, their structure and component are thus very different. They look similar because they have a common use for flying, but their origins are not common. ये सिंपली हिंदी में अगर बोलूँ तो ये क्या बोल रहा है, चमगादड़ का हाथ और एक चिड़िया का हाथ अगर आप कंसीडर करोगे, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। एक के पूरे उस पर पंख हैं चिड़िया वाले पे, चमगादड़ वाले पूरे पे स्किन है, मतलब लेदरी स्किन है, लेकिन दोनों का काम क्या हो रहा है, उड़ने में काम आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिनका काम सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस। ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन, एनालॉगस। 63 का डी। 64, इफ़ वन वॉन्ट्स टू डोनेट हिज हर आइज़, मतलब डेथ के बाद अगर कोई अपनी आँखें डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए मैक्सिमम कितना टाइम है कि उतनी देर में आँखें निकल जानी चाहिए बॉडी से, वो है 4 से 6 घंटे। इससे ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो वो कॉर्निया जो आपका है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डू द प्लांट्स कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू आफ्टर द फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका अगर किसी को आंसर ना मतलब समझ में आए तो बाकी ऑप्शंस को देखना। नाइट्रिक एसिड प्लांट बनाए, कोई काम है नाइट्रिक एसिड का, पूरी साइकिल आपने अगर नहीं भी पढ़ी है तो वैसे ही जनरली सोच लो नाइट्रिक एसिड क्यों काम होगा। ठीक है, मीथेन क्यों प्लांट के अंदर मीथेन होगा, आग लगा दो फट पूरा खेत जल जाएगा। यूरिया क्यों बनेगा, यूरिया बना लेगा तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स बनाते हैं, और हम ये वही अमीनो एसिड्स हैं जो हम दाल खाते हैं, दाल से प्रोटीन मिलता है। अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, ये वही अमीनो एसिड हैं। तो प्लांट्स जितना भी नाइट्रेट और ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन लोड। बाकी तो कुछ है नहीं, ऑयल होता नहीं है, फ्लडिंग का कुछ है नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है नहीं, पॉल्यूशन है। 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉडर क्रॉप। लेंटिल्स, दलहनी, कैस्टर जैतून है, ये तेल के लिए यूज़ होता है। सिसमी, तिल का तेल, काली तिल, सफ़ेद तिल, तिल का तेल यूज़ करते हैं ना खाने में जलाने में, ये वो है। बाकी क्या बचता है, ओट्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये क्या होता है, फोडर क्या होता है, वो क्रॉप्स जिन्हें हम जानवरों को खिलाते हैं। क्या आप दालों को, इतनी महंगी दालें होती हैं, क्या आप उसको उगा के उसे काट के जानवरों को खिलाओगे, नहीं खिलाओगे। खिला दो, खाने को खा तो लेंगे वो, उनको तो मौका मिले तो चर लें पूरा, लेकिन खिलाना इकोनॉमिकली समझ सही नहीं है। दूसरा कैस्टर जैतून, बिल्कुल छूते नहीं हैं वो। ठीक है, तिल, ये भी जानवर खाते नहीं हैं, स्मेल करता है। तो क्या बचता है, ओट्स। ओट्स आपका सीरियल भी है और फूडर भी है, दोनों में काम आता है ये, जिसे हम चारा बोलते हैं, फूडर चारा। क्वेश्चन नंबर 68, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। रूट्स जो नीचे ग्रेविटी की तरफ जाती हैं इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम जो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर बिगिंस टू चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स। इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। होगा नहीं होगा, क्यों, ये तो वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बदल जाता है। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट है नहीं, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। फ्रोस्ट पॉइंट नहीं है, फ्रोस्ट पॉइंट ये वो होर फ्रोस्ट वाली बात है। ठीक है, फ्रोस्ट पॉइंट नहीं है। सिंपली आंसर क्या है, ड्यू पॉइंट। वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअली करना है, स्पोर से करना है। म्यूकर, पेनिसिलिन दोनों के स्पोर्स बनते हैं और दोनों स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। वाई प्रेसबायोपिया अगर ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, बिल्कुल सही है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, लेंस स्टिफ हो जाता है हमारी आँख का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रेसबायोपिया की कंडीशन हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 72, द रूट्स ऑफ प्लांट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, पेस्ट होगा नहीं, ह्यूमिडिटी होगा नहीं, अर्थक्वेक होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें पहला ऑप्शन है ह्यूमस कॉज द सॉइल टू बिकम लेस पोरस, ये तो बिल्कुल गलत है, और जब पहले ही गलत तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ह्यूमस कॉज द सॉइल टू बिकम लेस पोरस, कोई सेंस ही नहीं बनता है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 74, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम। पहला है वोमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स, बिल्कुल सही है, वोमेन्स हमेशा से परफेक्ट होती हैं। दूसरा है मैन हैव अ मिसमैच्ड पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज्ड एक्स वाइल द अदर इज लॉन्ग वन कॉल्ड वाई, ये स्टेटमेंट गलत है। मेंस के पास एक्स तो नॉर्मल होता है फीमेल्स के जैसा, लेकिन वाई जो होता है वो छोटू सा होता है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, डी आंसर है इसका। 75, मूवमेंट इन प्लांट्स दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड, ये है फोटोनास्टी, 75 का डी, बाकी कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, डाटाबेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ़ द टेल्स ऑफ माइस आर रिमूव बाय सर्जरी इन ईच जनरेशन, मतलब कि एक रैट है, उसका बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा हुआ, आप हर जनरेशन में क्या करो, इसकी जो टेल थी उसे काट दो, इसकी जो भी टेल थी उसे काट दो, तो क्या ऐसा हो कि इसके बाद जो रैट होगा वो टेललेस पैदा होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो ये फिजिकली निकाल रहे हो ना। या सिंपली इस तरह समझ लो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, एक इंसान है, उसका एक्सीडेंट में हाथ कट गया, अब वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, तो क्या उसके बच्चे के हाथ नहीं आएंगे, आएंगे, आया, बच्चा पैदा हुआ, उसका भी एक्सीडेंट हुआ, उसका भी हाथ कट गया, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि अगले आने वाले बच्चे का हाथ ही नहीं होगा, क्योंकि वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं चेंज हो रहा है उसका। और ये हाथ पैर निकलना ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा जीनोटाइप डिसाइड करता है, इसीलिए सी है आंसर, नो, बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ जर्म सेल्स ऑफ द माइस। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इफ गेट डैमेज्ड विल कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट। प्यूपिल, आपका प्यूपिल अगर आपका डैमेज होगा तो क्या आप अंधे हो सकते हो, बिल्कुल हो जाओगे। रेटिना, बिल्कुल हो जाओगे। ऑप्टिक नर्व, बिल्कुल। 1 2 3 सी आंसर, 77 का सी। 78, फ्यूजन ऑफ गैमिट इज नॉट इन्वॉल्व इन आइसोगैमी, होगा, सेम टाइप के गैमिट का फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एम्फीमिक्सिस, यहाँ पे गैमिट्स होते ही नहीं है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है आंसर, यहाँ पे गैमिट्स का फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, ये एम्फीमिक्सिस लिखा हुआ है, मुझे लगा ये एपोमिक्सिस की बात हो रही है, मैं उससे कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, मतलब स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब एसेक्सुअल में गैमीट बनेगा ही नहीं तो फ्यूजन होगा ही नहीं। 78 का डी। 79 बोल रहा है, ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमोसफेयर टू द 21%, 20 पॉइंट समथिंग होता है, 8 के आसपास। हाँ, एक्सप्लेनेशन है 20.9, 21%। 79 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इनकरेक्ट बोल रहा है, पहला क्वेश्चन करेक्ट है। सेकेंड है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। थर्ड है, सब्सटेंसेज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन कहाँ से लेने लगा भाई, थर्ड गलत है। तो 80 का आंसर होगा ओनली थर्ड, ए। उसके बाद है डिसिप्लिन 5, ये सब डाटाबेस क्वेश्चन है, कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है। 81 क्वेश्चन बोल रहा है, बॉस इंडिकस किसका नाम है, इंडियन काव का नाम है। इंडियन बफेलो का नाम कमेंट सेक्शन में बताना जरा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप। रबी, खरीफ, जायद, ये सब होता है ना। तो जहाँ तक मुझे पता है गोड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, ठीक है। लौकी, कद्दू, चिचड़ा, ये सब लगाते हैं ना, ये क्या है, जायद क्रॉप का एग्जाम्पल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, वाई इज ड्वार्फनेस डिजायर्ड इन सीरियल्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सीरियल्स होते हैं, इसकी जो क्रॉप्स होती हैं, इसमें हम क्यों चाहते हैं कि ये पौधे इसके बौने रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इट्स क्वालिटी इनहेंस, नहीं, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है।
लेस न्यूट्रिशंस आर कंज्यूम्ड, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आप ये सोच के देखिए एक 5 फुट का प्लांट है वो भी आपको 20 ग्राम सीरियल दे रहा है, एक 10 फुट का प्लांट है वो भी आपको 20 ग्राम सीरियल दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप 5 फुट वाला कंसिडर करोगे ना, क्योंकि वो न्यूट्रिशन कम लेगा आपके सॉइल से। यहाँ पे आपका आंसर गलत दे रखा है, ए दे रखा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या समझ में आएगा, बी ही है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। एपिस फ्लोरा किसका टाइप है? एपिस नाम से पता चल रहा है किसका है, मधुमक्खी का है, तो ये किसका है, बी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अराइज इफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स आर यूज? जरूरत से ज़्यादा खाद अगर मारोगे खेत में तो क्या दिक्कत होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी होगा, बिल्कुल होगा। ए एंड बी, आंसर ए, ऑप्शन ए 85 का ए। 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ ट्री टू मीट डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज? सिल्वीकल्चर की बात हो रही है सिंपली। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर जैसा कुछ है नहीं, सिल्वीकल्चर ही है। के बाद है क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट? मीट है, काव है, फिश है, एग है? इसका आंसर है ए, मीट। सबसे ज़्यादा होता है किसमें? मीट में। क्वेश्चन नंबर 88। सीरोसन एंड एर्गोसन्स आर यूज, क्यों यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, जो नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं और मतलब बहुत सारा पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89। व्हेन बॉइल्ड वाटर इज अलाउड टू कूल, हैवी इम्प्योरिटीज कलेक्ट एट द बॉटम एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स फॉर्म अ थिन लेयर ऑन द सरफेस कॉल्ड स्कम बोलते हैं इसे। ठीक है, स्लग होगा नहीं, वेस्ट होगा नहीं, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ ही जाती हैं। ठीक है, और स्लग क्या होता है? ये हैवी मेटल वेस्ट होता है। तो आंसर क्या है इसका? स्कम होता है। क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वैरायटी इज नॉट मरीन फिश वैरायटी? ये मछली खाने वालों को अच्छे से पता होना चाहिए। पॉम्फ्रेट सॉल्ट वाटर है, मैक्रल सॉल्ट वाटर फिश है, टूना सॉल्ट वाटर फिश है, कटला, कटला मछली मंडी में देखा होगा आपने, रोहू हो गया, कटला हो गया, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर फिश है, मीठे पानी की मछलियाँ हैं। ठीक है, बाकी तीनों कौन सी हैं? सॉल्ट वाटर फिश हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है टीचिंग मेथडोलॉजी। ये आप 10 क्वेश्चंस हैं, खुद से देख लीजिएगा एक बार, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने गलत एक्सप्लेन, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट मीटिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद है 94, 95, ये 96, 97, 98, 99 और ये 100। ठीक है।